सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the remaining part of the chapter the Mughal Empire in this worksheet. So as you all know कि हम विंटर ब्रेक से पहले भी इस लेसन को समझने की कोशिश कर रहे थे, द मुगल एम्पायर, और उसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुगल एम्पायर के बारे में जानी भी थी। आज इस वर्कशीट में हम उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे उसके बारे में कुछ सीखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर चिल्ड्रन, इन द लास्ट फ्यू वर्कशीट्स वी हैव लर्नड about the major Mughal emperors and the major campaigns and events during their tenure। तो प्यारे बच्चों, पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने ये समझा, ये सीखा कि जो बड़े बड़े मुग़ल बादशाह थे उनके बारे में हमने जाना और उनके क्या अभियान थे, प्रमुख अभियान, सैन्य अभियान थे जो उनके टाइम में हुआ, उनके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट्स में जाना था। Let's now collect some information about their administrative policy, और आज हम उनकी administrative policy के बारे में कुछ informations जानेंगे। Initially, the Mughals campaigned relentlessly against the rulers who refused to accept their power। देखिए, मुगल्स ने शुरुआत में क्या किया, उन शासकों के खिलाफ अपने कैंपेन चलाए जो उनकी पावर को एक्सेप्ट नहीं करते थे। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people। देखिए, जैसे जैसे मुग़ल शासन, जो मुग़ल साम्राज्य था वो बड़ा होता चला गया, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स मिलते चले गए, तो मुगल्स ने बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। From a small nucleus of Turkish nobles, Turanis, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups। देखिए, अब पहले क्या होता था, पहले तो वो केवल जो टर्किश नोबल थे, तुरानीस थे, उन्हीं को ही वो अपना रिक्रूट करते थे और उनके अलावा किसी को नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे उनका एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था, फिर उन्होंने ईरानियंस को रखना शुरू कर दिया, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगान्स को, राजपूत, मराठास और दूसरे जो ग्रुप्स थे उन लोगों को भी उन्होंने रिक्रूट करना शुरू कर दिया। दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। जो भी मुगल सर्विस में आते थे, ये इस तरीके की सर्विस वो करते थे मुगलों के अंडर में, उनको मनसबदार कहा गया। The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank। तो देखिए, जो मनसबदार है इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास कोई मनसब है, यानी उसके पास कोई ना कोई पोजीशन या रैंक है जो मुगल्स ने उन्हें दी है। It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary and military responsibilities। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम होता था जो कि मुगल्स के द्वारा शुरू किया गया ताकि जो मनसबदार होते थे उनकी रैंक, सैलरी और उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स किया जा सके। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। जाट या ज़ात होता है, ज़ात। देखिए, जो रैंक और सैलरी थे वो कैसे डिटरमाइन किए जाते थे, वो ज़ात के द्वारा जो है डिसाइड किए जाते थे। The higher the zat, the more prestigious was the noble's position in court and larger his salary। यानी जितनी ज़्यादा होती थी उतना ही उसको जो है एक प्रेस्टिजियस पोजीशन मिलती थी दरबार में और उसकी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होती थी। Nobles with a zat of 5000 were ranked higher than those of 1000। तो देखिए, जो नोबल्स होते थे, अगर जो मतलब जिनके पास 5000 ज़ात होती थी तो उनका रैंक हमेशा ज़्यादा होता था किसके कंपैरिजन में, जिनके पास 1000 ज़ात होती थी। नेचुरली है, तो इसलिए ऊपर बोला गया द हायर द ज़ात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन।
The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और cavalry man. देखिए जो मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी उसके लिए उनको मेंटेन करने के लिए उसको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार या जो कैवलरी मैन होते हैं घुड़सवार होते हैं उनकी ज़रूरत उसको पड़ती थी अपने मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए. द मनसबदार ब्रॉड दिस कैवलरी हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, got them registered, their horses branded and then received money to pay them as salary. और इन सवारों को वो क्या करने के लिए लेकर आते थे, वो रिव्यू करने के लिए लेकर आते थे कि भाई किस तरह से जो सारी सेना की जो भी रख रखाव है जो उनको ज़रूरत है उन सब का, और हॉर्सेस को दिखाने के लिए कि किस क्वालिटी के हैं, उनको क्या ट्रेनिंग चाहिए, और यहाँ तक कि उनको ब्रांड करने के लिए भी. तो इन सब कामों के लिए उसको जब वो ऐसा करते थे तभी उनको सैलरी दी जाती थी. किनको? मनसबदार्स को. और आप अगर यहाँ पर देखेंगे साइड में एक पिक भी बना रखी है जिसमें लिखा हुआ है मनसबदार ऑन मार्च विद हिज सवार्स. तो मनसबदार अपने सवारों के साथ जो है वो जा रहा है, मार्च कर रहा है, यानी वो परेड निकाल रहे हैं या अपना प्रदर्शन कर रहे हैं. फिर इसके बाद है कि मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स विच वर समवट लाइक इक्तास. देखिए जो मनसबदार होते थे उनको अपनी सैलरी किस रूप में मिलती थी, उन्हें एक रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में उनकी सैलरी दी जाती थी जिसको जागीर कहते थे, और ये कहीं ना कहीं इक्तास के ही जैसा होता था. बट अनलाइक मुक्तीज मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स. देखिए वो मुक्तीस की तरह अपने ये जो मनसबदार होते थे ये एक्चुअली अपनी जागीर में रहते नहीं थे, उनको केवल एडमिनिस्टर करते थे. दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स while the mansabdars themselves served in some other part of the country. देखिए ये जो मनसबदार होते थे ये केवल और केवल अपनी जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और ये कलेक्शन करने का काम भी किनका था, उसके सर्वेंट का था, जबकि वो खुद कंट्री के किसी दूसरे पार्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे होते थे. फिर यहाँ पर देखिए एक कंपैरिजन दे रखा है कि इन अकबर रेंज एंड इन औरंगजेब रेंज वो वहाँ पर जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या डिफरेंस था. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अकबर रेंज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इन अकबर रेंज और औरंगज़ेब रेंज, यानी अकबर के साम्राज्य में और जो औरंगज़ेब का शासनकाल था उनमें दोनों में क्या डिफरेंस था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में. इन अकबर रेंज देयर वर 29 मनसबदार्स विद अ रैंक ऑफ 5000 ज़ात, यानी 5000 ज़ात वाले केवल 29 मनसबदार ही अकबर के शासनकाल में थे. दीज जागीर्स वर केयरफुली assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the मनसबदार. देखिए इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता था कि जो मनसबदार की जो सैलरी डिसाइड हुई है उसको वही जागीर दी जाए जिससे कि टैक्स कलेक्शन भी लगभग उतना ही मिले जितनी उसकी सैलरी डिसाइड की गई है, उससे कम ना मिले. लेकिन इन औरंगज़ेब रेंज यानी औरंगज़ेब के शासनकाल में क्या होता था, द नंबर ऑफ मनसबदार विद अ रैंक ऑफ 5000 ज़ात हैड इंक्रीज टू 79. हालांकि 5000 ज़ात वाले जो मनसबदार थे उनकी नंबर तो बढ़ गया, 79 हो गया. द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम. ये लेकिन जो रेवेन्यू उनको कलेक्ट करने के लिए दिया जाता था वो अक्सर उनकी सैलरी से, जितना उनकी सैलरी डिसाइड हुई उससे कम ही मिलता था. There was also a huge increase in the number of mansabdars which meant a long wait before they received a जागीर. और क्या हुआ कि जैसे जैसे उसके शासनकाल में मनसबदार की संख्या बढ़ने लग गई तो इसका मतलब होता था कि उन्हें अपनी जागीर को लेने में बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था. These and other factors created a shortage in the number of जागीर. और इस कारण से क्या हुआ, जो जागीर की संख्या थी, नंबर था, वो कम होना शुरू हो गया. As a result, many जागीरदार्स tried to extract as much revenue as possible while they had a जागीर. और इसका परिणाम क्या हुआ कि जिनको भी जो जागीरदार होते थे, जिनको भी मिलती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देते थे. औरंगज़ेब was unable to control these developments in the last year of his reign.
and the peasantry therefore suffered tremendously. देखिए औरंगज़ेब जो है अपनी इस व्यवस्था को कायम रखने में असफल हुआ और इसलिए जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे उसके शासनकाल में. Now we'll move on our question answer section. First question is, what was the relationship between Mansabdar and Jagir? तो answer is, the term Mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. Mansabdar received their salaries as revenue assignments called Jagirs, which were somewhat like iktas. तो अब आपको समझ में आया कि मनसबदार उस व्यक्ति को कहते थे जिसके पास कोई मनसब होता था, यानी कोई पोजीशन या रैंक होती थी, और जागीर उनकी सैलरी होती थी जो कि उनको रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में मिलती थी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज इट not only important for the Mughals to recruit mansabdar from diverse backgrounds and not just Turanis और Iranians. यानी अब आप को इसमें ये बताना है कि केवल जो शुरुआत में जैसे तुरानीज़ और इरानियंस को ही वो मनसबदार रिक्रूट करते थे, अब मतलब वो दूसरे लोगों को भी, दूसरे डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को भी उनके लिए मनसबदार रिक्रूट करना क्यों ज़रूरी हो गया? Answer is, the expansion of the Mughal Empire also greatly increased in the area of Mughal Empire. यानी जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उनके जो क्षेत्रफल था मुग़ल एम्पायर का वो भी बढ़ रहा था. It was not possible for only तुरानीज़ और ईरानियन मनसबदार्स to protect such a large empire. अब केवल तुरानीज़ और ईरानियन मनसबदार थे, उनके बस की बात नहीं थी इतने बड़े एम्पायर को संभालना. Therefore, in the ruling class, Indian Muslims joined the Afghan, Rajput, Marathas and other groups called Mansabdar. धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियन मुस्लिम्स को, अफगान्स को, राजपूत, मराठा और दूसरे ग्रुप्स को मनसबदार बनाया गया. इट्स पर्पस वॉज ऑल्सो टू कीप ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैप्पी. और इसका ये भी एक उद्देश्य था कि समाज के सभी वर्गों को खुश रखा जा सके. Now the last question, question number 3. If Zaat determined a Mansabdar's rank and salary, what did Sawar indicate? तो देखिए इसमें बताना है कि यदि ज़ात जो है मनसबदार की रैंक और सैलरी को डिसाइड करता था तो सवार क्या शो करता था? If Zaat determined a Mansabdar's rank and salary, then Sawar indicated मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो जो सवार था वो क्या दिखाता था? मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.